अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में होने वाले गैट टेस्ट से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक गैट टाइप का एक टेस्ट होता है जो कि मैंडेटरी है। अगर आप एमएस या एमफिल के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज हम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के होने वाले गैट टेस्ट को एमफिल फिजिक्स प्रोग्राम में होने वाले गैट टेस्ट को देखेंगे और उसका पैटर्न देखेंगे, उसके सेक्शंस देखेंगे, उनकी मार्क्स डिवीजन देखेंगे और कुछ वेस्टा पेपर्स में आने वाले म्यूजिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मार्क्स की डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीसीयू गेट की जो मार्क्स डिवीजन है ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। एक फर्स्ट पार्ट है, इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एनालिटिकल के क्वेश्चन होते हैं। 15 मार्क्स इंग्लिश, 15 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड 10 मार्क्स एनालिटिकल। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 75 मिनट होते हैं। इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हर एमसीक्यूज का एक मार्क होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पर एमसीक्यूज को टिक करने के बाद एक वर्कशीट दी जाती है जिसपे आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। उसके पार्ट टू में सेकंड पार्ट जो है ये सब्जेक्ट बेस है कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, तो लिहाजा हमारा बेसिक और मेन मोटिव जो होगा वो फिजिक्स पर होगा। यानी कि 40 मार्क्स का आपका पोर्शन नंबर ए है और पोर्शन नंबर बी जो है ये 60 मार्क्स का है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 105 मिनट है। ये 60 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह होती है जिसमें आपके पास 40 एमसीक्यूज होंगे फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि इंटरमीडिएट और बीएस या एमएस से जो आपने की है उससे रिलेटेड होंगे। और 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का एक पैराग्राफ 5 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। आपने 100 में से टोटल 60% मार्क्स स्कोर करने होते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। प्रीवियस 50% मार्क्स रखे थे पासिंग, लेकिन अब 2023 से जो पासिंग मार्क्स हैं वो 100% का 60% रखा गया था। तो हम इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एमफिल फिजिक्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो गैट टेस्ट के गुज़श्ता पेपर्स हैं उनकी मरूजी को इन पार्ट ए, बी और फर्दर ऐसे पार्ट सी, डी में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ए के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि गुज़श्ता गैट टेस्ट में आ चुके हैं। तो आइए आज हम पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन द न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट डिके टू लोअर एनर्जी स्टेट। कहता है कि जब न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट से डिके होता है लोअर एनर्जी स्टेट पे, इट इमिट, तो ये क्या इमिट करता है? तो हमने पढ़ा था इट इमिट गैमा रेज। तो गैमा रेज इज द ट्रू ऑप्शन। When nucleus is in excited state, it can make a transition to lower energy state by the emission of gamma rays. So gamma rays is the true option. इस तरह के आपके पास चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ट्रू होगी जिसका आंसर आपने उस वर्कशीट पे टिक की सूरत में लगाना होगा। हर एमसीक्यूज का एक ही आंसर लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा आप आंसर को टिक करेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द अल्फा पार्टिकल्स आर।
अल्फा पार्टिकल्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूट्रल या नन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल आर एसेंशियली हीलियम न्यूक्लियाई 2He4, ठीक है, विद टू प्रोटॉन्स। ये टू क्या है यहाँ पे, जी, चार्ज नंबर, टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर। हम जानते हैं कि इसका चार्ज कितना होता है, +2e, और मास कितना होता है, 4। इस तरह के भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो रिमार्क्स को गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। तो अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स रेज इज पॉसिबल बाय, कि एक्सेलरेशन जो है एक्स रेज की, ये पॉसिबल है न्यूक्लियर एक्सेलरेटर से, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर से, रेडियो एक्टिव सोर्स से, ये नन ऑफ दीज से। तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और एग्जाम में आया है। इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में खुद देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, नाम से जाहिर है, मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि एक्स रेज को एक्सेलरेट करना है, इस तरीके से करेंगे, एक्सेलरेटर की मदद से करेंगे। कौन सा एक्सेलरेटर, तो आपने इसका आंसर जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट छोड़ने जा रहा हूँ ताकि आप सर्च करें और इस आंसर को गेट करें। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या नन। तो हमने पढ़ा था कि फोटॉन्स क्या होते हैं, क्वांटाइज एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। A photon is the carrier of the electromagnetic force and it's the quantum form of all electromagnetic radiation. This includes light, radio waves, microwaves, X-rays, gamma rays and more. So electromagnetic radiation जो है ये क्या कहलाती है, photons, ठीक है जी। This is the two option. Next MCQ बहुत आसान है। The average temperature of human body. ह्यूमन बॉडी की एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये जो 3 स्केल्स की डिवीजन है, आपने मेजर याद रखना है कोई एक, और बाद में इसकी डिवीजन से कोई दूसरा निकालना है। जैसे यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया गया है। हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो एवरेज टेम्परेचर है, लेकिन 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने स्केल याद रखना है कि कौन सा स्केल है और उसकी वैल्यू क्या है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वैल्यू। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, P gamma V is equal to constant, T gamma V is equal to constant, T V की पावर gamma -1 is equal to constant, T V gamma is equal to constant। तो स्टूडेंट्स हमने तो पढ़ा था कि जो पी वी गैमा वर्क है, वर्क यानी कि पी वी गैमा एडियाबैटिक प्रोसेस में ये कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा रिलेशन कहीं नहीं मिला। चले हम ऐसा रिलेशन बनाते हैं। हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। एन और आर क्या है, कांस्टेंट, तो P बराबर आएगा कांस्टेंट टी ओवर बी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो आपके पास P है, इस P की जगह कांस्टेंट टी ओवर वी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी वी की पावर गैमा ओवर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो टी वी ओवर वी गैमा ओवर वी, तो ये बनेगा वी गैमा पावर -1। सो टी वी गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द राइट चॉइस। तो इस तरह ये आपने रिलेशन जो है थर्मोडायनामिक्स में निकाला, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव एज इट प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन। कहता है कोई भी मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैकेनिकल वेव है उसकी जो स्पीड है
जब वो किसी मीडियम से प्रोपागेट करती है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सोर्स पे, वेवलेंथ पे, या टाइप ऑफ मीडियम पे थ्रू विच वेव पास, या ऐसे मीडियम पे पास डिपेंड करती है जिसमें वेव पास कर रही हो, या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो ट्रू ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड जो है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस पे भी डिपेंडेंट है। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, n is equal to c over v. n is the refractive index, c is the speed of light in vacuum, and v is the speed of wave in medium. तो यहाँ पे n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक्चुअली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ से देखा कि स्पीड जो होगी हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वेवलेंथ और टाइप ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करते हैं जिससे ये पास करती है। जी, द फुल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। जी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, जरा रिमार्क्स पे चले। हम जानते हैं कि एच सही, एच क्या है, हैमिल्टोनियन। जब ये किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होता है तो हमारे पास आइडियल एनर्जी वैल्यू ई, और वही वेव फंक्शन दोबारा रिपीट कर देता है। ठीक है। अगर हम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाना चाहें तो यहाँ पे हम जो एनर्जी है इसकी ऑपरेटर वैल्यू को पुट करेंगे। तो एनर्जी की ऑपरेटर वैल्यू हमने पढ़ी थी, ये होता है एच का पार्शियल ओवर पार्शियल डी, दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर वैल्यू। सो साई आपके पास वेव फंक्शन है, तो हमारे पास जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी वो एच साई इक्वल टू होता है एच का पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। यहाँ पे टाइम के लिहाज से है, एनर्जी जो है इसका इसकी जो वैल्यू है वो पार्शियल ओवर पार्शियल टी होता है, एच का है। जबकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं, जैसे बी है इसमें योटा नहीं है, ठीक है, सी है इसमें एच नहीं है, ठीक है, एच कट होना चाहिए, एच नहीं बल्कि एच कट। एच और एच का डिफरेंस है, एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, एच कट जो है ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट है। एच कट जो है ये एक्चुअली में एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन जो है ये एच साई हैमिल्टोनियन, जब साई फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो ये होता है एच कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स दिया गया है, स्टूडेंट देखता है कि पार्शियल डेरिवेटिव है, ये होता है एच कट है, वो इसको ट्रू ऑप्शन लगाता है, जबकि रॉन्ग है। ट्रू ऑप्शन इसकी ए है, ठीक है, जिसमें एनर्जी का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव होगा। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज कंपेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है इंफ्रारेड से क्या होती है, कंपेयर करें। जरा देखिएगा कि इंफ्रारेड वेवलेंथ जो होती है वो 10⁻⁻5 मीटर होती है, ठीक है, जबकि जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होती है 10⁻8 मीटर होती है। यानी कि इंफ्रारेड वेवलेंथ जो है ये ज्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ जो है ये कम होती है। तो हमने जो है एक फार्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करता हूँ, एफ की वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जबकि एनर्जी के लिहाज से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा c ओवर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ, यानी कि जितनी ज्यादा आपके पास वेवलेंथ होगी, लैम्डा होगा, एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड की वो ज्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट की कम होती है, ठीक है। यूजिंग द फार्मूला E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये एच जो है यहाँ पे स्मॉल एच आएगा, ठीक है। ई एनर्जी है, एच आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, स्मॉल एच प्लांक कांस्टेंट होता है, कैपिटल एच नहीं। इसकी वैल्यू ये दी गई है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ है। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ का एनर्जी की वैल्यू से, यानी कि एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी। हेंस लार्जर द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इंफ्रारेड विल हैव लेस एनर्जी देन द स्मॉलर वेवलेंथ फोटोन, अल्ट्रावायलेट। सो अल्ट्रावायलेट जो है उसकी एनर्जी जो है हाइयर होगी एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड। तो आपको ये स्पेक्ट्रम याद रखना पड़ेगा, उस स्पेक्ट्रम में आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी किस रेंज में बढ़ रही है। या अगर आप वैल्यूज नहीं याद रख सकते तो आप एक चीज याद रखिएगा कि एक तरतीब से इन वैल्यूज को याद रखेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है एनर्जी कम हो रही है। लेकिन वेवलेंथ जो है वो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से तो डायरेक्टली रिलेशन है लेकिन वेवलेंथ से इनवर्सली रिलेशन है। तो इस तरह आप सिर्फ ट्रेंड याद रखें कि स्पेक्ट्रम की सीरीज जो है लोअर से हाइयर किस रेंज में जा रही है, ठीक है।
जी नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आया हुआ है गैस टेस्ट में। द नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, ये जो नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, स्प्लिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूजली में, वो किसके बराबर होते हैं? 2n, 2n+1, 2l, l इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, या 2l+1। तो स्टूडेंट्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था या क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं ये स्प्लिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में 2l+1 की रेशो। ठीक है। द स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, यानी कि जो स्प्लिटिंग है मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से मंसूब है ऑफ द एटॉमिक लेवल पे। दिस क्वांटम नंबर कैन टेक अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। द नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 2l+1। और आप जानते हैं एल की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। सो ट्रू ऑप्शन क्या है? 2l+1, एल इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। The next MCQ, calculate the de Broglie wavelength of an electron which has accelerated from rest through a potential difference of 10,000 volt। कहता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मेजर करनी है। ठीक है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से, जब उसको प्रोवाइड किया जाता है 10,000 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो 12.27 डिवाइडेड बाय 10,000 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻10, और आंसर आता है 12.27 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ पे टू ऑप्शन देखें तो 10⁻11 में आ रही है। वो कैसे कि अगर आप पॉइंट को 2 से आगे 1 पे ले हैं, कि 1.227 या 1.23, तो 10⁻⁻12 बना। जब इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो प्लस होता है 10 की पावर से, 10 की पावर -12+1 क्या बन जाएगा? 10 की पावर-11। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। जिस सामने मैंने आपके रिलेशन एक बॉक्स बनाया होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p²/2m के। तो p²/2m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और P की वैल्यू क्या दिया? P बराबर होता है h/λ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो 2m E V। ठीक है, लैम्डा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? h/2m E√v। h/2m E√v की वैल्यू अगर आप पुट करें तो वो आती है 1.227 10⁻⁹मीटर। जब मैं इसको 10⁻⁻7 बनाऊंगा तो 12.27 बन जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है। याद रखें m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 10⁻31 kg। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम। तो इस तरह इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। इस दर फार्मूले को कर लें या इसकी जो फिजिकल बैकग्राउंड है उससे आप ये डेट निकाल सकते हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती है। The next MCQ, in photoelectric effect, the maximum kinetic energy of the emitted electron depends upon which following। कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन मिट होते हैं, वो डिपेंड करती है किस पे? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पे, फोटोन एनर्जी पे, या इंटेंसिटी पे। तो हमने ग्राफिकली भी देखा था और इसके रिजल्ट से भी कंक्लूड किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है, और जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, जबकि ये इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटोन पे। ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हाफ एम के बराबर होता है एच म्यू के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट होती है लाइट इंटेंसिटी पे, यानी कि लाइट की जितनी मर्जी इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे, एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और मेटल जो है उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इन पॉइंट्स को जो रिमार्क्स में बताए गए हैं याद रखिएगा, इन पॉइंट्स से ही मिलते जुलते एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। दी नेक्स्ट एमसीक्यू, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम 2He4 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल के डेल्टा एम सी स्क्वायर पर न्यूक्लियन उसके न्यूक्लियन तादाद पे डिवाइड कर देनी है। ठीक है। इसमें कितने न्यूक्लियन हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है इन जनरल? 1.00783
यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, और इस तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, मास ऑफ हीलियम दिया गया है, और वन एटॉमिक मास यूनिट जो है इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है। जी, ये जो एमसीक्यू है ना, 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एमसीक्यू सेपरेट भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इस वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है नीचे कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है जितने आपके पास चार्ज होगा, चार्ज कितना है 2, तो हीलियम पे चार्ज कितना होगा 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं कि आप ए माइनस जी करते हैं, ए कितना है 4, जी कितना है 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अगर आपने मैथ निकालना है प्रोटॉन का, तो एक सिंगल प्रोटॉन का मैथ कितना है 1.0078, ठीक है, AMU, ठीक है, यू स्मॉल लगा दें या AMU लिख दें, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे चूंकि दो प्रोटॉन है हीलियम में, तो दो एटॉमिक मास यूनिट कितने वैल्यू आएगी 2.10565 AMU, ये दो प्रोटॉन्स की मास की वैल्यू आ गई। इस तरह दो न्यूट्रॉन्स की निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स की गिवन दी गई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट निकालेंगे, डेल्टा एम। डेल्टा एम एक्चुअली कैसे निकलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम, ठीक है, ये जो दिया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और जो हीलियम के न्यूक्लियस का मास है उसकी वैल्यू, उसका डिफरेंस लेंगे, तो वहां पे चूंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास जो है टोटल न्यूक्लियस के मास से डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस कितना है 0.03036 AMU एटॉमिक मास यूनिट। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो आपके पास साइन साइन का रिलेशन है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आप डेल्टा एम मल्टीप्लाई 921 वन एटॉमिक मास यूनिट जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और इससे हमारे पास 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। मैच दी डेफिसिट भी निकाल लिया, बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल ली। सवाल में क्या पूछा गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियंस कितने हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं और दो ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया 28.2 को 4 को, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सुइटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को याद रखिएगा, वो एग्जाम में यही स्टेटमेंट दे के मैथ डेफिसिट भी पूछ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी भी पूछ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी पूछ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके बाय अल्फा एंड बीटा पार्टिकल मिशन, कहता है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल मिशन में, ओवर सिवियर डिके, काफी डिकेज के बाद द न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज होता है व्हाइल द प्रोटॉन नंबर इज अनचेंज, प्रोटॉन नंबर क्या है ये चेंज नहीं होता। हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स हैव बीन इमिटेड, कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है, स्टेटमेंट को आप देखिएगा और इसके बारे में कमेंट में अपनी राय पेश कीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपने करना है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एग्जाम्पल ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस जी, इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे पास ये एमसीक्यू आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जी। तो कहता है कि डाटा स्टोरेज डिवाइस के लिए जो एग्जाम्पल है वो कंपैरेटर है, फ्लिप फ्लॉप है या रजिस्टर है। तो हमने पढ़ा था कि बहुत फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर जो है ये डाटा स्टोरेज की एग्जांपल है, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा स्टोरेज एंड सिक्वेंशियल लॉजिक ऑपरेशन डिवाइस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप हैज अ लैच, फ्लिप फ्लॉप लैच सकता है विच इज यूज टू स्टोर 1 बिट डाटा, जो कि 1 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ एंड करेक्ट, यानी कि स्टोरेज डिवाइस जो है फ्लिप फ्लॉप भी है और रजिस्टर्स भी है जी। 16 एमसीक्यू बहुत इजी है, एफएससी बेस है। आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई, कि आउटपुट और गेट की हाई होती है कब, तो देखते जरा यहाँ ट्रुथ टेबल दिया गया है, ये इनपुट ए है इनपुट बी है, आउटपुट क्या है ए और बी, यानी कि आउटपुट आपकी हाई कब होगी, जब दोनों इनपुट या कोई एक इनपुट क्या होगी हाई होगी। तो देखिएगा 0 0 0, यानी कि दोनों इनपुट 0 है तो 0, कोई एक इनपुट अगर हाई है, ठीक है, 0 1 1 0, तो आउटपुट क्या है 1, तो 1 1 दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है 1, यानी कि एनी इनपुट हाई तब भी आउटपुट हाई होगी, ऑल इनपुट हाई तब भी इनपुट हाई होगी, आउटपुट हाई होगी। तो टू ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी गेट से रिलेटेड है। एन इन्वर्टर परफॉर्म नोट ऑपरेशन चेंज हाई टू लो
चेंज लो टू हाई, डज ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन्वर्टर जो है ये एक्चुअली में आपकी वैल्यू को इन्वर्ट करता है, यानी कि अगर इनपुट पे 1 आएगी तो आउटपुट पे 0 होगी, और इस तरह अगर इनपुट पे 0 वैल्यू देंगे तो आउटपुट पे 1 होगी, यानी कि इन्वर्ट करेगी। यस स्टेटमेंट को नो स्टेटमेंट, या नो स्टेटमेंट को यस स्टेटमेंट में इन्वर्ट करेगी। और आप जानते हैं कि इन्वर्टर जो है इसके लिए हम नॉट गेट का यूज करते हैं, यानी कि नॉट ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, और ये आपकी हाई वैल्यू को लो वैल्यू में भी चेंज करता है और लो वैल्यू को हाई वैल्यू में भी चेंज करता है। नॉट गेट इज यूज एन इन्वर्टर, इट इन्वर्ट इन इन्वर्टर 1 into 2, इट इन्वर्ट 1 to 0, यानी कि ये 1 को 0 में या 0 को 1 में चेंज करता है। नोट गेट यूज होता है तो हम जानते हैं नोट गेट की एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो 17 की जो ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ बॉब, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वांटिटी हैविंग कंटीन्यूअस वैल्यू, कहता है कौन सी क्वांटिटी है जो कंटीन्यूअस वैल्यू लगती है। डिजिटल क्वांटिटीज, एनालॉग क्वांटिटी, बाइनरी क्वांटिटी, नेचुरल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स बाइनरी क्या है, 0 और 1 दो, दिस इज अ डिस्क्रीट वैल्यू। डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये भी डिस्क्रीट होती हैं। एनालॉग क्वांटिटीज जो है ये कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एनालॉग क्वांटिटी। एन एनालॉग क्वांटिटी इज वन हैविंग कॉन्टिन्यूस वैल्यू, अ डिजिटल क्वांटिटी हैज डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। द बुलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी रिप्रेजेंट, कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये किस तरह आता है, कि आप अगर किस तरह गेट्स लगाएं, तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखिएगा। एंड गेट एंड वन नॉट गेट, कैसे, ए बी यानी कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है एक एंड गेट यहाँ पे, और सी डी मल्टीप्लाई हो रहा है एक एंड गेट यहाँ पे, यानी कि दो एंड गेट्स यूज हुए हैं, और इन दो एंड गेट्स के आगे एक और गेट है जिसने इन दोनों को सम किया है। सो दो एंड गेट एंड वन और गेट, ये यूज हुआ है इस एक्सप्रेशन के लिए। सो ट्रू ऑप्शन इज बी, ठीक है। नीचे रिमार्क में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि वी इज कॉल्ड, यानी कि सी ओवर वी की रेशियो क्या होती है, तो हमने पढ़ा था सी ओवर वी की रेशियो होती है एन, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एन क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, तो लिहाजा ये जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है एन, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम मीडियम का रिस्पॉन्स देखते हैं इसके जरिए। सो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज द ट्रू ऑप्शन। The next MCQ is what is the wavelength of red light emitted by helium neon laser? So true option is 633 nanometer. The best known and most widely used helium neon laser operate at a wavelength 632.8 nanometer in the red part of the visible spectrum. जो हीलियम नियॉन लेजर है ये रेड लाइट जो है मिट करती है किस रेंज में, 632.8 नैनोमीटर। सो 633 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 633 नैनोमीटर इज द ट्रू ऑप्शन। याद रखिएगा हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन, इसके बारे में एक और एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकता है कि इसमें लेसिंग एलिमेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा लेसिंग एलिमेंट जो है इसमें नियॉन है, ठीक है। हीलियम जो है ये 80% होता है और नियॉन जो है ये 20% होता है। बाद बुक्स में नियॉन जो है 15% लिखा जाता है और हीलियम 85% लिखा जाता है इनकी मिकदार को, ठीक है। याद रखिएगा हीलियम ज्यादा है और नियॉन कम है, और यही आपके पास लेसिंग या एक्टिव मीडियम के तौर पर यूज होता है लेजर में। जी 22, लेजर बीम इज मेड ऑफ हाईली कोहेरेंट फोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या एक्साइटेड एटम। तो याद रखिएगा लेजर की प्रॉपर्टी है इंटेंस, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट क्या होती है, तो ट्रू ऑप्शन इज हाईली कोहेरेंट फोटॉन। सो कोहेरेंट क्या होती है, व्हेन टू बीम्स ऑफ लाइट हैव अ consistent phase relationship or the phase difference between their wavelength wave is constant, they are coherent, यानी कि उनका फेज कांस्टेंट हो, उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इफ द फेज कनेक्शन इज रैंडम और चेंजेबल, अगर फेज उनमें चेंज हो रहा हो, द फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, तो ये क्या होगी, इनकोहेरेंट। लेकिन हम जानते हैं कि लेजर लाइट जो है ये मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट और इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है। तो ट्रू ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, हाईली इंटेंस coherent photons. This is the laser beam. The active medium in the laser system in the form of, कि लेजर सिस्टम में जो एक्टिव मीडियम होता है वो किस शक्ल में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या गैस फॉर्म में हो सकता है।
टू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमने डिफरेंट किस्म के लेजर्स पढ़े थे। देखिएगा नीचे देखिएगा रिमार्क में, द gain medium or active medium is a collection of atoms or molecules that can undergo stimulated emission. The active medium can be in gaseous, liquid, or solid form. It can be pure substance or solution because the emitted light of laser is created by the transition between two quantized states of the gain medium. Laser light is always monochromatic. This is the property of laser. तो हमने गैसियस लेजर भी पढ़ा था, लिक्विड लेजर भी पढ़ा था, हमने सॉलिड स्टेट लेजर भी पढ़ा था। इसका मतलब है कि तीनों किस्म के हमारे पास जो एक्टिव मीडियम है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों किस्म के हो सकते हैं जी। ब्रूस्टर्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी एक्सप्रेस है। तो हमने रिलेशन निकाला था कि जो म्यू है ये टेंजेंट थीटा ऑफ पी के बराबर होता है। दिस इज द ब्रूस्टर लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25. The image of real object produced by concave lens. ये लेंस से रिलेटेड आया है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो जो इमेज है रियल ऑब्जेक्ट की कनकेव लेंस से प्रोड्यूस होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। ठीक है, इस कनकेव लेंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो नीचे रिमार्क्स में बताए गए हैं। कनकेव लेंस ऑलवेज डाइवर्ज लाइट फेज। ये कनकेव लेंस जो है ये हमेशा लाइट को डाइवर्ज करता है। याद रखिएगा लेंस और मिरर में फर्क होता है। यहाँ लेंस की बात की गई है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज जो है ये प्रोड्यूस करता है। इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, देखिए कन्वेक्स लेंस की बात आ गई है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी, अगर कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस या इंफिनिटी के दरमियान होगा, इट प्रोड्यूस अ रियल इमेज, तो ये क्या देगा, रियल इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। यानी कि हमने यहाँ पे तीन एमसीक्यूज पढ़े हैं। तो कनकेव लेंस जो है ये हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में कंडीशन है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और इन्फिनिट डिस्टेंस के दरमियान होगा तो ये रियल इमेज देगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान होगा तो ये आपको वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। द इंसिडेंट एंगल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी क्रिटिकल एंगल की। द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो टू ऑप्शन क्या है, 90 डिग्री। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन द एयर टू द गिवन मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ऊपर की डेफिनेशन पढ़ी थी, n इज इक्वल टू सी ओवर बी। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो मिकदार जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री, तो वो वैल्यू आपके पास क्या देती है, क्रिटिकल एंगल। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ मिरर की बात हुई है, पिछले क्वेश्चन में लेंस की बात हुई थी। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज क्या बनेगी, रियल, सेम, इन्वर्टेड। तो इसका ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्यों, आइए देखते हैं रिमार्क में। When the object is kept at the center of curvature of concave mirror, a real image is formed at the center of curvature of the mirror. It is inverted and of same size. यानी कि इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और सेम साइज होगा इमेज का, जो कि ऑब्जेक्ट का होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज है सेम साइज और जो इमेज आपके पास बनेगा वो रियल होगा और वो इन्वर्टेड होगा। The next MCQ solid state physics से related है। The atomic packing fraction of BCC unit cell, कि BCC body centric cubic unit cell की packing fraction क्या होती है, APF आपने पढ़ा होगा। तो जो BCC के लिए हमने पढ़ा था पैकिंग फ्रैक्शन वो 0.68 होती है, यानी कि 68%। तो नीचे मैंने डिफरेंट यूनिट सेल्स के बारे में बताया गया है। अगर सिंपल क्यूबिक सेल है तो 0.52 यानी कि 52%। BCC है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, तो इसके लिए 0.68 यानी कि 68%। और जो FCC है फेस सेंट्रिक क्यूबिक, इसके लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, 74% या 0.74। ठीक है, तो इन तीनों के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन तीनों के एमसीक्यूज को याद रखिएगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन FCC लेटेस्ट। FCC लेटेस्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो है एक यूनिट सेल में कितने होंगे, 1 2 3 4। तो फेस सेंट्रिक क्यूबिक, ठीक है, नाम से जाहिर है फेस, तो एक क्यूब के फेस पे 4 कार्बन होंगे।
ठीक है। द फेस सेंटर क्यूबिक हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। फेस सेंटर क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका? 12 होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। एंड कंटेन 4 आइटम पर यूनिट सेल। ठीक है। और एक यूनिट सेल में कितने आइटम रखता है? 4। तो ट्रू ऑप्शन इज 4। ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, एट जीरो केल्विन सुपर कंडक्टर बिहेव एज। जीरो केल्विन पे सुपर कंडक्टर क्या बिहेव करता है? सुपर कंडक्टर बिहेव एज सुपर कंडक्टर। Actually, this statement is like at zero Kelvin, conductor behave as superconductor. सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट कंडक्टर विद जीरो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि परफेक्ट कंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो। सिंस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कहता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की क्या होगी? बढ़ेगी। एट क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि जो जीरो केल्विन है, कंडक्टर बिहेव करेगा एज अ सुपर कंडक्टर। सो ये स्टेटमेंट तो मैंने सुपर कंडक्टर दी गई थी, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है जीरो केल्विन कंडक्टर बिहेव एज सुपर कंडक्टर, यानी कि लो टेम्परेचर फिजिक्स, लो टेम्परेचर पे जो आप स्टडी करते हैं कंडक्टर्स को, वो आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने गैट टेस्ट में आने वाले 30 एमसीक्यू तब तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर मास नंबर आर कार। तो हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं? आइसोबार। ठीक है। हमने बीटा डीके में पढ़ा था कि बीटा डीके जो है ये आइसोबेरिक होता है और इसमें आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है जबकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो बीटा डीके क्या है? आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हॉल इफेक्ट मेजर इज वैलिड फॉर। हॉल इफेक्ट मेजर की वैलिड है इसकी मेजरमेंट के लिए? एंडेड सेमीकंडक्टर ओनली, हीटेड सेमीकंडक्टर ओनली, बोथ या नन ऑफ दिस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जो है ये बड़े स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। हम इनको नेक्ड आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हॉल फैक्ट से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आपका पी टाइप है या एन टाइप है। तो टू ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी हॉल फैक्ट जो है वैलिड है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द यील्ड स्ट्रेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल इज। तो हमने पढ़ा था कि जो यील्ड स्ट्रेस होता है डक्टाइल मटेरियल का, ये स्मॉल होता है एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है। यानी कि डक्टाइल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस कम होगा ब्रिटल के लिहाज से। क्यों? आइए देखते हैं। द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल इज जनरली लोअर देन द ब्रिटल मटेरियल। व्हाई? डक्टाइल मटेरियल आर दोज दैट कैन अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन बिकॉज दे फ्रैक्चर। ठीक है। They exhibit a yield point beyond which plastic deformation occurs, and the material can withstand considerable stress without immediately breaking. Ductile material tend to show the gradual decrease in stress after reaching the yield point, indicating plastic deformation. On the other hand, the brittle material have very relatively higher yield stress. तथा इस वजह से जो है ब्रिटल सब मटेरियल जो है इनका yield stress ज्यादा होता है। एंड दे डू नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होते बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले। यानी कि डक्टाइल मटेरियल जो है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाकर फ्रैक्चर होते हैं, जबकि ब्रिटल जो है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है। They fail suddenly and without warning once their yield stress is exceed. This is because the brittle material have limited or no ability to dissipate energy through the plastic deformation. तो सिंपल क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि yield stress जो है डक्टाइल मटेरियल का लेस होता है brittle मटेरियल से। The 34 MCQ बहुत easy है। The energy stored in the capacitor C which has raised to potential difference V is called। तो हमने पढ़ा था half CV square। This is the energy stored in the capacitor, half CV square। नेक्स्ट एमसीक्यू, आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ। कि किस वेवलेंथ को हमारी आई ज्यादा सेंसिटिव करती है? तो ऑप्शन है 550 नैनोमीटर। क्यों 550 नैनोमीटर? आइए देखते हैं 550 नैनोमीटर में कौन सी लाइट जो है लाई करती है। अंडर डे लाइट कंडीशन द एवरेज नॉर्मल आई साइट ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव एट अ वेवलेंथ ऑफ 555 नैनोमीटर। क्यों? द रिजल्टिंग इन द फैक्ट ग्रीन लाइट एट विच वेवलेंथ प्रोड्यूस द इंप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट ब्राइटनेस which when compared to light of other wavelength। ठीक है। इस ग्रीन लाइट की वजह से the human eye is more sensitive to wavelength of light in the green yellow region of the visible spectrum। कहता है कि ह्यूमन आई जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है वेवलेंथ के लिए जो ग्रीन येलो रीजन में होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में।
This corresponding rough to wavelength around 555 nanometer. The sensitivity is the result of the our IR constructed and distribution of different types of light sensitive cells photoreceptors in the retina. तो ट्रू ऑप्शन क्या है 550 नैनोमीटर 555 भी है लेकिन यहाँ जो ट्रू ऑप्शन बनती है वो 550 नैनोमीटर है यही इसके अप्रोक्सीमेटली क्लोज आंसर है। यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी के यूनिट क्या होता है तो बहुत एमसीक्यू इजी है ये एफएससी पार्ट 1 का एमसीक्यूज है ऐसे यूनिट्स में। तो जो लुमिनियस इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है सीडी या कैंडेला दिस इज द टू ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने कैट टेस्ट जो एमपी फिजिक्स के लिए जीसीयू में हुआ था उसके प्रीवियस गुज़श्ता पेपर्स को हमने कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया उनकी रीजंस डिस्कस की और दो एमसीक्यूज को मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट दी है उनको आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स के कुछ एमसीक्यूज थे जो कि गुज़श्ता पेपर में आए हुए थे। फर्दर एमसीक्यूज के लिए इस प्ले लिस्ट में जो बाकी वीडियोज हैं उनको और जरूर कीजिएगा। ठीक है उनको जरूर देखिएगा बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। उनमें मजीद एमसीक्यूज जो है जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया गया है और एक्सपेक्ट है कि वो इस दफा फिर आ सकते हैं। तो लिहाजा आप जो है वीडियोस को अच्छे से देखिएगा अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि ज़्यादातर जो मेन पोर्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स वेव थर्मोडाइनमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमडी क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स इनके एमसीक्यू ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िएगा इनके एमसीक्यू को अच्छे से देखिएगा बेसिक कंसेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम मज़ीद एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और आपको मज़ीद आइडिया होगा कि गैट टेस्ट जो है डिफिकल्ट नहीं है जबकि हमने अपने सेंस को अपने असाब को कंट्रोल करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फर्दर मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सो क्लिक द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा।